हेलो बच्चों, उम्मीद है आप फिट फाट होंगे और अपने नीट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जबरदस्त तैयारी भी कर रहे होंगे। और आपको डिटेल्ड वीडियो की सीरीज में जो मैं आपको दे रहा हूं मदद करने के लिए, जिससे आपको कॉन्सेप्ट आसान भाषा में समझ में आएंगे और न्यूमेरिकल्स निकलने शुरू हो जाएंगे। तो अगर आप ये चाहते हैं कि फिजिक्स के कॉन्सेप्ट बहुत आसान भाषा में आपको समझ में आ जाएं, न्यूमेरिकल आपसे निकलने लगे, तो तुरंत अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी डिटेल वीडियो की सीरीज में हम लोग चैप्टर नंबर 8 पर हैं, सेंटर ऑफ मास पर। आज डिस्कशन करेंगे मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का। तो चलिए देखते हैं, बात को स्टार्ट करते हैं। तो ये है सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन। नीट के लिए पहला पार्ट हम कर चुके हैं, आज हम लोग करने वाले हैं पार्ट नंबर 2, जिसमें मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ये सब चीजें हम लोग आज करेंगे। जो बच्चे इसके पहले का वीडियो पार्ट 1 या बाकी चैप्टर्स देखना चाहते हैं, उनका डिस्क्रिप्शन में मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दिया है, आप क्लिक करके देख सकते हैं। जब भी फिजिक्स को आप सीक्वेंस में पढ़ते हैं, आपको ट्रेमेंडसली समझ में आएगी और आसान लगेगी। मेरा वायदा है कि आपको आसान लगेगी। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं सर जो आप पढ़ा रहे हैं इसका अगर उनको पीडीएफ भी मिल जाए तो पढ़ाई आसान हो जाती है। तो कोई समस्या की बात नहीं है, आप अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, और वहां पर मैं इसके पीडीएफ अपलोड कर देता हूं, जिससे अपनी पढ़ाई को आप आगे बढ़ा सकते हैं। कुछ बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए है अरविंद एकेडमी ऐप। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लिक करके डाउनलोड करें, इसके स्टोर सेक्शन में चेक करें। कई ऐसे सपोर्टिव मटेरियल होंगे नीट के लिए जो आपको काफी आसानी से सिलेक्शन दिलाने में मदद करेंगे। चलिए बात को और आगे ले जाते हैं, आज के टॉपिक पर आ जाते हैं बेटा। तो ये रहा आज का टॉपिक, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। देखिए यहां पर ये लिखा हुआ है कि अगर कई पार्टिकल्स हैं जिनका मास m1, m2, m3, m4 है, तो मैं समझाने के लिए आपको 3 पार्टिकल ले लेता हूं। ऐसे मान लीजिए 3 पार्टिकल्स हैं जिनका मास है m1, m2, m3, ऐसे करके, और इसकी वेलोसिटी समझ लीजिए v1 है, इसकी इधर है समझ लीजिए v2, और इसकी इधर कहीं है v3। तो इसका कहीं मान लीजिए सेंटर ऑफ मास ये है। तो इसकी कहानी से हम सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो वो निकालने का तरीका ये लिखा हुआ है। आपको बस करना क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ये जो वेलोसिटी है ये किसकी है, सेंटर ऑफ मास की। और नीचे क्या वैल्यू है, दिस इज द टोटल मास, जो यहां m कैपिटल M में लिखा हुआ है। तो आप सिंपली क्या कह सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास था यहां पर, इसको शॉर्टकट लिखने का तरीका समेशन या सिग्मा mi/vi अपॉन कैपिटल M। तो ये फॉर्मूला भी हमारे काम का रहता है, जहां यूज होगा करेंगे। अब इसी से एक्सेलरेशन निकालने की मंशा हो जाए, जो जरूरी भी है, तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। इसी इक्वेशन को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, अब ये हो जाएगा dvcm अपॉन dt विथ रिस्पेक्ट टू t। और इधर भी हम लोग ऐसे ही डिफरेंशिएट कर देने वाले हैं इस इक्वेशन को। तो ये देखिए ये क्या चीज आ गई, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। हम जानते हैं ना dv अपॉन dt क्या होता है, एक्सेलरेशन। यही बात अगली स्लाइड में मैंने लिख दी है कि आप अच्छे से समझ पाएं। देखिए ये एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और जो डिफरेंशिएशन आपने किया था यहां पर जो वेलोसिटीज थी वो dv अपॉन dt चली जाएंगी, सब एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन की भी कहानी कैसी हो गई बेटा, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m1a1 प्लस m2a2, ऐसे करते करते mn अपॉन टोटल मास। तो ये एक फॉर्मूला एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास और आ जाता है, इसका भी इस्तेमाल जहां होगा करेंगे हम लोग। अब यहां इंटरेस्टिंग पॉइंट देखिए कि हमें न्यूटन के लॉ से ये पता है F इजिकल टू ma, न्यूटन के सेकंड लॉ से। बढ़िया, अब यहीं पर अगर इस m को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो m को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या लिख दोगे, MACM इजिकल टू समेशन MI/AI। ठीक, तो ये क्या हो गया, दिस इज फोर्स बाई टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास, और ये कहानी है क्या है,
सबका समेशन कर रहे हो तो F1 F2 m इंटू ए तो फोर्स होता है। इस तरीके से ये फोर्सेस हो जाएंगी। यही बात देखिए यहां पर लिखी हुई है। तो अब इससे क्या समझ में आता है, देखिए इंटरेस्टिंग बात, कि अलग अलग पार्टिकल पर जो फोर्स लग रहा है, आप ऐसा मान सकते हैं कि वो एक सिंगल पॉइंट है जहां पर वो टोटल फोर्स आप लगा रहे हैं और सारा मास वहीं पर इकट्ठा है। कहने का क्या मतलब है, जैसे पिछला एग्जाम्पल था कि ये M1 है, ये M2 है, ये M3 है ना, और इन पे जो फोर्सेस लग रहे हैं, सपोज करिए इस पे F1 लग रहा है, इस पे F2 लग रहा है, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, F3 लग रहा है, इसका सेंटर ऑफ मास कहां है, सपोज करिए यहां पर है। तो हम ये मान सकते हैं कि इसी सेंटर ऑफ मास पर इन तीनों का सम टोटल F लग रहा है, जो F1 प्लस F2 प्लस F3 के बराबर है बेटा। और ये जो पार्टिकल है इसका टोटल मास जो है वो M1 प्लस M2 प्लस M3 के बराबर है। बात समझे ना। इस इन्फ्रेंस से ये कंक्लूजन ड्रॉ किया जा सकता है कि जो अलग अलग पार्टिकल्स थे, हम ऐसा समझ सकते हैं कि वो एक ही पॉइंट पर केंद्रित हैं, सेंट्रलाइज्ड हैं, और आप जो फोर्स लगा रहे थे अलग अलग, उनका सम टोटल फोर्स उसी पार्टिकल पे लगा रहे हैं और वो एक्सेलेरेशन दे रहा है। तो ये देखिए इक्वेशन हो गई, समेशन ऑफ FCM इज इक्वल टू FCM समेशन या सिग्मा FI, सब कुछ जोड़ के। अब ये बात देखिए क्लियर है, वहां से एक इंटरेस्टिंग बात यही निकल आई कि सेंटर ऑफ मास हम क्या सोच सकते हैं, सारा मास वही है और सारा फोर्स उधर लगा रहे हैं। अब सेंटर ऑफ मास के मोशन को लेके ना करीबन 7-8 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें दिमाग में रखने हैं, जिससे हम न्यूमेरिकल्स में अच्छी तरीके से कर पाए। तो यहां पर देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग सेंटर ऑफ मास। तो पहला पॉइंट देखते हैं, यहां लिखा इफ ए सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन पार्टिकल और बॉडीज, किसी सिस्टम में एक से ज्यादा बॉडीज हैं या पार्टिकल्स हैं, एंड नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इन ए पार्टिकल इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज जीरो, इस पे नेट फोर्स जीरो है, विद सेंटर ऑफ मास एट रेस्ट, और शुरुआत में सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है, तो देन द सेंटर ऑफ मास विल नॉट मूव, तो सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा क्योंकि नेट फोर्स इस पर जीरो है along that particular direction, जबकि जो अलग अलग बॉडीज हैं वो मूव कर सकती हैं। इसका डायग्राम बना देता हूं। मान लीजिए एक यहां पर पार्टिकल है M1 और इस पे फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन का इधर, और एक दूसरा पार्टिकल है, ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स ले लेते हैं, ये एक मास है M2 और इस पे भी फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन का अपोजिट डायरेक्शन में, और इनका सेंटर ऑफ मास कहीं यहां आ जाता है। तो देखिए इस 2 न्यूटन की वजह से ये तो आगे भागेगा, ये भी आगे भागेगा, भाई फोर्स लगा रहे हैं, एक्सेलरेशन मिल जाएगा हमको, लेकिन सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से नहीं हिलेगा। जब ये दूर भी चला जाएगा, ये पार्टिकल यहां, ये पार्टिकल यहां, तब भी सेंटर ऑफ मास आपको यही मिलेगा। बात पकड़ में आ रही है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यही ये बोल रहा है कि जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं उनमें फोर्स लगने की वजह से वो मूव कर सकते हैं, एक्सेलरेट हो सकते हैं, लेकिन नेट फोर्स अगर सिस्टम पे जीरो है, यहां पर देखिए 2 न्यूटन इधर 2 न्यूटन इधर, तो F एक्सटर्नल कितना हो गया बेटा, जीरो ऑन दी सिस्टम। ये पूरा एक सिस्टम ले लिया है, तो इस वजह से सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा अगर वो शुरुआत में रेस्ट पर है, और शुरुआत में अगर मूव कर रहा है तो कांस्टेंट यूनिफॉर्म कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा इन स्ट्रेट लाइन, कांस्टेंट वेलोसिटी से इन स्ट्रेट लाइन। अगर शुरू में मूव कर रहा है, अगर रुका है शुरू में तो रुका ही रहेगा, जैसे इस केस में आपने देखा। तो ये क्लैरिटी मिलना जरूरी है, जो मैंने यहां पर आपको थोड़ी समझाई कि ये इधर भागेगा, ये भी इधर भागेगा, लेकिन नेट फोर्स जीरो है, इसलिए सेंटर ऑफ मास कहीं नहीं भागेगा, है ना। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम और ऑब्जेक्ट इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी ऑफ द इंटरनल फोर्स। इनका जो मोशन होता है
ये सेंटर ऑफ मास का जो मोशन है वो इंटरनल फोर्सेस से इसका कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि जो इंटरनल फोर्सेस होते हैं, इंटरनल फोर्सेस क्या, दो एटम्स या दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं सपोज करिए, तो ये इंटरनल फोर्सेस हैं, ये एक्शन रिएक्शन पेयर बनाते हैं और कोई नेट फोर्स नहीं जनरेट करते। एक पहला वाला दूसरे को खींच रहा है, दूसरा वाला पहले को उसी फोर्स से खींच रहा है, तो दे विल, क्या हो जाती है कहानी, ये आपस में ही टोटल जो सिस्टम है वो एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, इसलिए इस पे कोई मोशन कॉम का या सेंटर ऑफ मास का नहीं हो पाएगा। तो ये भी बात आप समझ पाए होंगे। कुछ पॉइंट्स और हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो समझ में आने चाहिए न्यूमेरिकल लगाने से पहले। लगाएंगे भी न्यूमेरिकल, बहुत ही शानदार और बढ़िया न्यूमेरिकल्स। नंबर 3, इफ टू पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 एंड m2 आर प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ सरफेस at separation r and they move towards each other due to the mutual attraction force। आप ऐसे समझ लें, ये इंटरेस्टिंग बात है और आसानी होगी, ये दो ब्लॉक ले लेते हैं, ज्यादा बड़ा बना दिया कोई दिक्कत नहीं, m1 m2, और ये आपस में एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन की वजह से आ रहे हैं। देखिए जो अट्रैक्शन हो रहा है ना इस सिस्टम के लिए वो इंटरनल फोर्स है। जब इंटरनल फोर्स है तो इसका सेंटर ऑफ मास ना चलेगा, तो इसका सेंटर ऑफ मास अगर कहीं बीच में है, सपोज बीच में या कहीं भी है, सपोज करिए यहां है, तो ये दोनों आगे तो बढ़ेंगे लेकिन सेंटर ऑफ मास वहीं रुका रहेगा। तो अल्टीमेटली ये दोनों आपस में कोलाइड कहां होंगे, सेंटर ऑफ मास पर, क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो हिलने वाला है नहीं। बात समझ गए ना आप, कि अगर दो स्मूथ टेबल की बात कर रहे हैं, फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन पर दो बॉडीज m1 m2 हैं जो म्यूचुअल अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तो उसका सेंटर ऑफ मास हिलेगा नहीं, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जीरो, ये इंटरनल फोर्स हो गया इसका, और वो दोनों बॉडी टकराएंगी कहां, सेंटर ऑफ मास पर आके टकराएंगी। तो ये आप समझे, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज जीरो irrespective of the individual acceleration of the particle। यानी ये जो बॉडी है इसका एक्सेलेरेशन होगा, इसका होगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन शून्य होगा, क्योंकि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जा रहा है। F एक्सटर्नल जीरो, तो एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी जीरो। In a absence of any external force, the velocity of center of mass is also constant। भाई जब एक्सेलेरेशन जीरो है, आप जैसे लिख रहे हैं एक्सेलेरेशन, या कहीं नीचे लिखा भी होगा, तो इसको आप इस तरह भी तो लिखते हो, और आप इसको कह रहे हो एक्सेलेरेशन जीरो है, तो dv अपॉन dt जीरो, यानी v क्या है, v हमारा कांस्टेंट है। यानी या अगर शुरू में रुका है बॉडी तो रुका ही रहेगा सेंटर ऑफ मास, अगर किसी स्पीड से चल रहा है इन ए स्ट्रेट लाइन तो वो स्पीड यूनिफॉर्म बरकरार रखेगा, न बढ़ाएगा न घटाएगा, है ना। यही बात इसमें लिखी है, इफ इनिशियली द सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट, VCM जीरो है, एंड द एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो एब्सेंट, देन द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज फिक्स्ड। यानी जब शुरू में रुका था तो बाद में भी रुका रहा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, तो सेंटर ऑफ मास काहे को चलेगा, ठीक है। अंडर द एक्सटर्नल फोर्सेस द सेंटर ऑफ मास मूव्स जस्ट एज ऑल द मासेस वेयर कंसंट्रेटेड एट दैट पॉइंट। ये बात हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि डिफरेंट मासेस अगर हैं तो सेंटर ऑफ मास को हम क्या मान लेते हैं कि सारे मास वहां पर कंसंट्रेटेड हैं, और उस पे टोटल फोर्स लगाएंगे जो अलग अलग बॉडीज पे लग रहा है, तो एक्सेलेरेशन वो सेंटर ऑफ मास का प्रोवाइड कर देगा। तो ये हो गया आपका सिग्मा एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू m इंटू ए एक्सटर्नल। मेरे ख्याल से ये बात आप पकड़ पाए होंगे। कुछ और पॉइंट्स हैं जो हमें जरूर ध्यान देने हैं। द सेंटर ऑफ मास चेंजेस इट्स पोजीशन ओनली अंडर द ट्रांसलेटरी मोशन। देखिए ट्रांसलेटरी मोशन अगर हो रहा है तो सेंटर ऑफ मास जरूर चेंज करता है। भाई जैसे एक समझ लीजिए एक बॉल है और उसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पर है। अब ये बॉल जब आगे बढ़ेगी तो सेंटर ऑफ मास यहां पॉइंट ए की जगह बी पहुंच गया, तो ये सेंटर ऑफ मास ने ये जो कॉम है इसने अपनी पोजीशन बदल ली भाई। लेकिन जब रोटेशन होता है, इसी में अगला पॉइंट है, देयर इज नो इफेक्ट ऑन रोटेटरी मोशन।
अगर आप सेंटर ऑफ मास के में एक एक्सिस ले लें जो इसके परपेंडिकुलर जा रही है ऐसे आपकी तरफ या अंदर की तरफ, और इसको रोटेट कर दें, तो आप देखेंगे क्या कि सेंटर ऑफ मास थोड़ी बदल रहा है, वो तो पोजीशन फिक्स किए हुए, बाकी चीज घूम रही है। तो इन केस ऑफ रोटेटरी मोशन अबाउट द वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास विल नॉट चेंज एनी पोजीशन। तो ठीक है, यही लिखा है, एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास ऑन सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मजा आएगा। इफ द ओरिजिन इज एट द सेंटर ऑफ मास, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई जगह में सवालों में मदद करता है। अगर हम ओरिजिन जो रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, उस ओरिजिन को हम सेंटर ऑफ मास पे रख दें, ऐसा करते हैं, तो जो फर्स्ट मोमेंट है यानी समेशन या सिग्मा एम आई आर आई, इनकी वैल्यू 0 निकलती है हमेशा। तो ये क्या है, देन द सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ द मासेस ऑफ द सिस्टम अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज 0। इसके लिए ध्यान क्या रखना है कि हमारा ओरिजिन सेंटर ऑफ मास पर फॉल करे, तभी ये होगा। अगर ओरिजिन सेंटर ऑफ मास पे नहीं लिए तो नहीं होगा। तो समेशन या सिग्मा एम आई आर आई इज इक्वल टू 0 अबाउट द सेंटर ऑफ मास। अगर हम सारे मोमेंट्स लेते हैं, मोमेंट्स का मतलब एम आई आर आई वाली जो कैलकुलेशन करते हैं। अगला पॉइंट, इफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल ऑफ मासेस m1 m2 mn तक मूव विद द वेलोसिटीज v1 v2 vc, तो ये हम पहले देख चुके हैं। ये vcm कितना आ जाता है सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी, सारी m1 इंटू वी आई एम आई है ये, तो एम आई इंटू वी आई कर लें और समेशन ऑफ ऑल द मासेस। तो ये और पॉइंट है, कुछ बातें और याद दिलाते हैं आपको, जैसे बात पकड़ में आए। इसी तरह से एक्सेलेरेशन वाली बात भी हम देख चुके हैं पहले। तो समेशन एम आई ए आई अपॉन समेशन एम आई, जब भी टोटल एक्सेलेरेशन, टोटल का मतलब है सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन निकालना होगा, इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे। और इसी तरीके से देखिए यहां पर VCM की बात लिखी थी, तो VCM को अगर हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो यही चीजें बन जाती हैं। देखिए ये dr1 अपॉन dt चलेगा तो VCM बनेगा और एक्सेलेरेशन इस फॉर्म में आ जाएगा। कभी डिफरेंशिएट करना हो तो इस तरह से हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ये देखिए वेलोसिटी dr अपॉन dt, ये क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो d अपॉन dt r वाला फॉर्मूला लगा दिया है सेंटर ऑफ मास के लिए जो लगता है, फाइंडिंग द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। और इसी तरीके से इसकी कहानी सेकंड डिफरेंशिएशन करने के बाद कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देखेंगे जिससे किसी भी कीमत पे कोई सवाल गलत ना हो। फोर्स ऑन ए रिजिड बॉडी, क्योंकि ये जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, सेंटर ऑफ मास वाली कहानी है, ये सारी रोटेशनल मोशन में बहुत काम आती है। तो अगर ये चैप्टर्स आपके हिल गए, सर्कुलर मोशन समझने में दिक्कत आ गई या सेंटर ऑफ मास वगैरह समझने में दिक्कत आ गई, तो रोटेशनल मोशन को संभालने में दिक्कत आएगी। तो इसलिए जरूरी है कि ये साथ में दिमाग लड़ा के पढ़ें। तो फोर्स ऑन ए रिजिड बॉडी क्या हो जाएगा, m इंटू एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और एक्सेलेरेशन को आप सेकेंड डेरिवेटिव पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं, ये आप जानते हैं। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, कोई सिस्टम दुनिया से कटा है तो उस पर एक्सटर्नल फोर्स अगर बॉडी पर 0 है तो हम क्या करेंगे, F बराबर 0 पुट कर देंगे। तो ये मैंने दिखाया था m dVcm अपॉन dt, ये इसका डिफरेंशिएशन 0, तो VCM क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। इसका क्या मतलब हो गया, अगर शुरू में बॉडी रुकी थी तो सेंटर ऑफ मास 0 पर था, तो अभी 0 पर है, और शुरू में कोई अगर इसने स्पीड पकड़ रखी थी तो स्ट्रेट लाइन में हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी पकड़े रहेगा। इतनी सी बात है। चलिए कुछ न्यूमेरिकल लगाते हैं जिससे हमारा हाथ साफ हो। आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो ये रहते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 2 blocks of masses 5 kilogram and 2 kilogram are placed on a frictionless surface and connected by a spring। ये साहब इसको एक स्प्रिंग से ऐसे कनेक्ट कर दिए हैं, और एक का है 5 किलोग्राम, एक का है 2 किलोग्राम। इसको मैं m1 कह देता हूं, इसको मैं m2 कह देता हूं। An external kick given a velocity of 14 मीटर पर सेकेंड टू दी हैवियर ब्लॉक। जो हैवियर ब्लॉक है इसको इन्होंने बाहर से किक मार दी है, और इसकी जो वेलोसिटी इधर मिली है वो है 14 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइटर वन। ठीक,
बनाया मैंने। कैलकुलेट द वेलोसिटी गेन बाय द सेंटर ऑफ मास, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा इसका वेलोसिटी क्या होगा। तो देखिए बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो आप लिखते हैं वो होता है m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2, ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हो गई। तो यहां लिखिए m1 की जगह 5 किलोग्राम, वेलोसिटी 14 दी थी, दूसरे का 2 किलोग्राम लेकिन वो रुका हुआ था इसलिए वेलोसिटी 0 हो गई, और 5 प्लस 2 तो ये कितना हो गया 70/7, और ये वैल्यू हो गई 10 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन ऑफ लाइटर वन, डायरेक्शन ऑफ लाइटर वन। इस तरीके से ये सवाल देखिए कितने आराम से हो गया। और अगर आपको क्लैरिटी ना हो इन सब फॉर्मूले की तो गोल गोल घूमेंगे, निकाल नहीं पाएंगे। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए छोटा सा फॉर्मूला लगाया, काम खत्म, नोट कर लीजिए। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। चलिए अगला भी देखते हैं, कई सवाल करेंगे जिससे हमें पूरी क्लैरिटी मिल जाए। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम शोन इन द फिगर। तो यहां पर देखिए 2 किलोग्राम वाला इधर जा रहा है और 1 किलोग्राम वाला इधर जा रहा है। तो इसकी मैं v1 v2 वेक्टर पहले लिखूंगा जिससे आप समझ पाएं। तो v1 की बात करें तो ये देखिए x, ये x y एक्सेस ले लिए, ओरिजिन है x एक्सेस y माइनस x, ठीक। तो ये देखिए i प्लस पॉजिटिव x एक्सेस की तरफ जा रहा है, तो 2 मीटर पर सेकेंड के साथ i कैप लिख दीजिए। आई कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सेस। और दूसरा ये जा रहा है देखिए कितना 30 डिग्री एंगल पर। तो इसके दो कंपोनेंट ले लेते हैं, एक तो 2 cos 30 इधर, और इस डायरेक्शन में कितना हो गया 2 sin 30 डिग्री। उम्मीद है ये बात आप समझ पाए होंगे। तो v2 वेक्टर जब आप लिखने आएंगे तो पहले x i कैप लिखते हैं। तो x की डायरेक्शन में कितना है 2 cos 30 i कैप, और ये देखिए जो j कैप है ये निगेटिव डायरेक्शन में, दिस इज द निगेटिव डायरेक्शन, तो -2 sin 30 j कैप। तो अगर ये वेक्टर आप लिखने में तकलीफ खाते हैं तो मैंने लाइन से वीडियो बनाए हैं, आप उस चैप्टर को पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जिससे क्लैरिटी मिल जाए कि इसको कैसे बनाते हैं, तो आपको मजा आने लगेगा, डिफिकल्ट नहीं आएगा, यू विल लव। और ये बहुत ही आसान मामला है। तो सेंटर ऑफ मास का अगर मैं पकड़ूं हिसाब किताब तो m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला होता है जो हम लगाएंगे यहां पर। तो m1 के लिए 1 किलोग्राम, v1 कितना था 2i कैप, m2 था 2 किलोग्राम, v2 हमारा था 2 cos 30 डिग्री, i कैप -2 sin 30 डिग्री, ये रहा j कैप अपॉन m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2, ये मामला हो गया। आगे चलिए, ये आ गया 2i कैप, यहां पकड़ते हैं हम लोग, तो वैल्यू क्या बनी, देखिए cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो ये हो गया 2 × 2 और √3/2 i कैप, आप देख पा रहे होंगे। यहां आ जाइए तो -2 × 2 sin 30 हाफ होती है, ये रहा j कैप, नीचे 3। अब इसको लिख दीजिए 2i कैप, ये 2 से 2 काटिए, 2√3i कैप, 2 से 2 काटा, -2j कैप अपॉन 3। अब इसमें से अगर कुछ वैल्यू कॉमन लेनी है जो यहां ले सकते हैं, तो आप क्या लिख देंगे 2 + 2√3 अपॉन 3, ये रहा i कैप एक साथ में, -2/3 j कैप। ये आपका देखिए आंसर हो गया। ये क्या है, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये वेलोसिटी वेक्टर ऑफ सेंटर मास है, इस तरह से प्यार से निकाल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, नोट कर लीजिए। अगला सवाल फिर आगे बनाते हैं और देखिए कितने आराम से ये सब बनते जाएंगे, मेरे ख्याल से नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पकड़ते हैं बेटा। लिखा है 2 particles of masses 2 किलोग्राम एंड 4 किलोग्राम आर अप्रोचिंग ईच अदर, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं
एक्सेलेरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड ये है, समझ लीजिए ब्लॉक की 2 kg ले लेते हैं, और यहां पर इसकी कहानी थी 4 किलोग्राम। ये जो आ रहा है इसका एक्सेलेरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड, और इसका जो एक्सेलेरेशन है इधर आ रहा है वो है 2 मीटर पर सेकेंड। मास तो आपको दिख ही रहा, दिस इज m1, दिस इज m2 ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। बढ़िया। फाइंड द एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। बहुत आसान सवाल। आप जानते हैं एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है, m1a1 प्लस m2a2 अपॉन m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला हम पहचानते हैं, लगा दीजिए वैल्यू। तो यहां पर m1 पकड़ रहे हैं 2 किलोग्राम, और a1 पकड़ा है हमने 1, और एक्सेलेरेशन की इस डायरेक्शन को, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है ना, इस डायरेक्शन को प्लस कह दिया है तो इधर वाले को माइनस कह देंगे। तो आगे चलते हैं, प्लस m2 का मतलब 4 किलोग्राम, और यहां a2 माइनस आ जाएगा विच इज -2। आप समझ पाए होंगे। और 2 + 4, क्योंकि एक्सेलेरेशन इधर पॉजिटिव लिया है तो इधर वाला एक्सेलेरेशन नेगेटिव हो जाएगा, कौन सी बड़ी बात है। तो ये हो गया 2 - 8 अपॉन 6, तो क्या आया -6/6 आ गया लगता है, और दिस इज -1 पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। अब आप देख पा रहे हैं माइनस साइन किधर बता रहा है, इधर, इधर वाला माइनस था ना, तो इसका मतलब है कि जो एक्सेलेरेशन है, फाइंड द एक्सेलेरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, तो जो एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन of center of mass will be directed towards m1, समझ गए ना, क्योंकि निगेटिव है और इस वैल्यू को निगेटिव माना, तो सेंटर ऑफ मास m1 की तरफ इतने एक्सेलेरेशन से 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलेरेशन से जाएगा। तो इसको भी नोट कर लीजिए। देखिए कोई भी परेशानी वाला ये सब कहानी नहीं है। अगला भी पकड़ते हैं जिससे पूरी क्लैरिटी मिले, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए अगली बात देखते हैं। 2 particles of mass m1 and m2 are projected from the top of a tower। तो टावर बनाओ भाई, ये बन गया एक टावर। अब कैसे प्रोजेक्शन किए हैं, पार्टिकल m1 इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड। यहां से जो एक m1 नीचे आपने m1 को छोड़ दिया है, मतलब फेंका है, विद ए स्पीड u, इसकी स्पीड थी u, एंड m2 इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद सेम स्पीड। यहां पर दूसरे मास को जो m2 था, इसको हमने हॉरिजॉन्टली ऐसे u वेलोसिटी से फेंका, तो ये ऐसे टपकेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल करते हुए। ये कहानी हो गई m1 m2 की, और ये बात आप समझ पाए होंगे। क्या लिख के रहे हैं, फाइंड एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखना है ऑफ द सिस्टम पार्टिकल्स बाय नेग्लेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस। बढ़िया है। हमारा एक्सेलेरेशन का जो फॉर्मूला था वो हम जान रहे थे, क्या था, m1a1 प्लस m2a2 अपॉन m1 प्लस m2। तो अगर हम एक्सेलेरेशन यहां पार्टिकल 1 पार्टिकल 2 का पकड़ लें तो वैल्यू रख के निकाल देंगे। करना क्या, यही तो फॉर्मूला ही है। तो यहां पर देखिए ध्यानपूर्वक, कलर बदल लेते हैं। इस पर कौन सा एक्सेलेरेशन लग रहा है, एक्सेलेरेशन तो जी भैया नीचे ही लग रहा है, और जी नीचे लगता है। अगर हम एक्सेस बना ले यहां पर ऐसी, ये तो जी निगेटिव में है, ये ओरिजिन है। तो हम एक्सेलेरेशन ऑफ a1 क्या लिख सकते हैं, वो लिख सकते हो -gj कैप। जी नीचे का और माइनस डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए -j कैप। इसी तरह अगर मैं a2 की बात करूं तो a2 पे भी एक्सेलेरेशन नीचे ही लग रहा है, भाई एक्सेलेरेशन तो नीचे ही है, तो इसलिए -gj इसका भी आ गया। यानी एक्सेलेरेशन दोनों का, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जो कि नीचे की तरफ है, तो
जी जे हो गया। अब यहां पर टपाक से फॉर्मूला सेट कर दो, कितना सरल होता है ये सब, बस थोड़ा समझ में आ जाए। m1 माइनस जी जे कैप प्लस m2 माइनस जी जे कैप, और ये रहा नीचे m1 प्लस m2। अब ऊपर से माइनस जी जे कैप ले लो कॉमन, तो बचा कितना, m1 प्लस m2, और नीचे है m1 प्लस m2, और ये दोनों वैल्यू देखिए कट गई, तो कितना आया, माइनस जी जे कैप, यानी एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास माइनस जी जे कैप। ये आपका आंसर आ गया, बस काम खत्म। इसी तरीके से इसी से हम क्या निकाल सकते हैं कि मान लीजिए यहां पर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और किसी डायरेक्शन में फेंके जा रहे हैं, कोई नीचे, कोई हॉरिजॉन्टल, कोई वर्टिकल, कोई तिरछा फेंके जा रहे हैं, लेकिन सब पर एक्सेलेरेशन कितना लग रहा है, एक्सेलेरेशन तो वही लग रहा है जी। तो सबका रिजल्ट क्या आएगा जब निकालेंगे, यही रिजल्ट आएगा, A इज इक्वल टू सेंटर ऑफ मास का माइनस जी जे कैप। तो इररेस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, 2 हो या 20 हो, और केवल एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर काम कर रही है, तो उसका नेट रिजल्ट आपका यही आना है, दिमाग लड़ाने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। खैर, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला सवाल और लेंगे, जिससे क्लैरिटी हमारी बढ़ती चली जाए। चलिए अगली बात देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। और two particles of masses 2m and 3m are placed at a separation of d on a smooth surface। तो मैं इसको प्लेस कर दूं तो मजा आएगा। ये रहा आपका 2m, और सरफेस बना दो, नहीं कहीं और प्लेस हो जाएगा, और ये रहा भाई 3m, ये स्मूथ सरफेस पे प्लेस्ड है। सरफेस थोड़ी बाहर निकाल दें। तो दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर ड्यू टू म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्स। अब ये जो हैं, इनके बीच में म्यूचुअल अट्रैक्शन है, आप जान लेते म्यूचुअल, और बीच का डिस्टेंस कितना है, बीच का इनका डिस्टेंस d है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फाइंड ए एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, इसका एक्सेलेरेशन शून्य होगा। क्यों, हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं ये पॉइंट, क्योंकि F एक्सटर्नल 0 है, F एक्सटर्नल इज 0, इस वजह से एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी 0, क्योंकि यहां पर ये दोनों अट्रैक्टिव यानी इंटरनल फोर्सेस हो गए, इसलिए F एक्सटर्नल है नहीं, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन शून्य मिलने वाला है। वेलोसिटी ऑफ cm, तो वेलोसिटी ऑफ cm क्या होगी, यहां पर देखिए, क्योंकि एक्सेलेरेशन शून्य है, इसलिए जो सेंटर ऑफ मास पहले था, रेस्ट पर था, वो अब भी रेस्ट पर आपको मिलेगा। वो ये बॉडीज कहीं पहुंच जाएं, लेकिन सेंटर ऑफ मास नहीं मिलेगा, इसका सेंटर ऑफ मास कहीं मान लीजिए यहां है, तो ये पास भी आ जाएंगी, तो भी ये जो सेंटर ऑफ मास है ये अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। शुरू में रेस्ट था और एक्सेलेरेशन शून्य है, तो ये हिलेगा ही नहीं अपनी जगह से। तो ये क्या, अगर शुरू में कोई वेलोसिटी पकड़े होता तो उसी स्पीड से चलता, तो यहां पर सेंटर ऑफ मास क्या रहा, क्या लिखना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 0। आप समझ गए होंगे क्या एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है। शुरुआत में शून्य था एक्सेलेरेशन, F एक्सटर्नल 0 है, कोई एक्सेलेरेशन होगा नहीं इसका, तो ये जहां सेंटर ऑफ मास है शुरू में, वहीं पर आपको मिलेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, V कांस्टेंट हो गई इसकी, तो V कांस्टेंट का मतलब शुरू में 0 है, तो वही मेंटेन करके रखिए, 0 का 0। तो ये बात समझे होंगे, VCM विल बी 0। नंबर थर्ड सवाल, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन ऑफ मास m2m द पार्टिकल्स कोलाइड। ये पार्टिकल्स कोलाइड कहां करेंगे, आपको बताया था कि जब दो पार्टिकल्स अट्रैक्टिव फोर्स से पास आते हैं तो उनका कोलिजन सेंटर ऑफ मास पर होता है,
क्योंकि वो सेंटर ऑफ मास हिलता है नहीं, तो उसके जो आते आते कहां भिड़ेंगे, सेंटर ऑफ मास पे। तो अगर हम सेंटर ऑफ मास निकाल लें तो हमें ये पता चल जाएगा दोनों की टक्कर कहां होने वाली है। तो हम सेंटर ऑफ मास फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो x ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो क्या वैल्यू हो गई, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहां वैल्यू रख देते हैं 2m इंटू 0, इसको आप ओरिजिन मान के ऐसे नाप रहे हैं, समझ तो रहे होंगे, तभी 0 लिया, नहीं घबरा मत जाना। ये यहां पर हमने ये ऐसे एक्सेस मानी है, ये एक्स एक्सेस, ये ओरिजिन हो गया, तो जगह नहीं बची, और ये डी पर हो गया, तो मैं इसके नीचे लिखना पसंद करूंगा। तो 2m इंटू 0 प्लस 3m इंटू डी अपॉन m1 प्लस m2, और m1 m2 था क्या, 2m प्लस 3m। तो ये वैल्यू क्या आ गई यहां पर, देखिए m से m कट जाएगा, 3d अपॉन 5, और कहां से है ये, फ्रॉम 2m। तो सेंटर मास यहां पर है, यहीं पर कोलिजन होगा, फ्रॉम 2m लिख दीजिए, लिख दिया मैंने फ्रॉम 2m। इतनी डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस रही सेंटर ऑफ मास की, यहां से कितनी है, 3d अपॉन 5, एंड द कोलिजन विल अकर एट सेंटर ऑफ मास। तो कोलिजन ही है, क्या है भाई कोलाइड, तो कोलिजन विल अकर एट सेंटर ऑफ मास। जैसा मैंने समझाया आप पकड़ पाए होंगे, और भी सवाल करेंगे जिसे पूरी क्लैरिटी मिले, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं जिसे भरपूर तरीके से हम बातों को समझ सकें। लिखा इन एन अरेंजमेंट शोन इन द फिगर, तो फिगर तो उड़ गई है, मैं यहां पर आपको फिगर बनाता हूं। एक पुली ले लीजिए, ऐसे यहां पर एक लटका देते हैं ए मास, ए ये है फिगर। तो इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर एम ए है 2 किलोग्राम, तो ये है आपका, और MBA 1 string is light and inextensible, find the acceleration of center of mass of both the blocks, neglect friction everywhere। तो यहां पर देखिए आप सिस्टम, पूरा सिस्टम कंसीडर कीजिए, नेट पुलिंग फोर्स क्या है यहां पर। तो यहां पर शुरू में लिखिए नेट पुलिंग फोर्स, तो वो कितना हो गया बेटा, ये देखिए MAG आपको खींच रहा है इधर, और MBG खींच रहा है इधर, ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है। तो इसका डिफरेंस लेंगे, क्योंकि ये इसको ऐसे खींचना चाहेगा, ये इसको ऐसे खींचना चाहेगा। तो ये वैल्यू हो गई MA, जिसका मास ज्यादा है 2 किलोग्राम वाला, तो MA माइनस MB में से घटाइए इंटू G, ये नेट पुलिंग फोर्स है। MA माइनस 2 था, 1 था, और ये रहा G, यानी नेट पुलिंग फोर्स क्या रहा, G के बराबर। अब आप इसकी वजह से ये देखिए ऊपर जा रहा होगा, इसका एक्सेलेरेशन A ऊपर, और इसी एक्सेलेरेशन से ये नीचे जा रहा होगा। ये एक्सेलेरेशन कितना है, तो बस इससे निकाल लेते हैं। तो टोटल मास जो पुल्ड हुआ है, टोटल मास पुल्ड, वो है MA प्लस MB, जो कि है 3 किलोग्राम के बराबर। दोनों को जोड़ दीजिए, 2 + 1, तो एक्सेलेरेशन क्या रहा, नेट पुलिंग फोर्स F = MA लगा रहे हैं, फोर्स अपॉन टोटल मास। तो नेट पुलिंग फोर्स कितना था, G, और टोटल मास आया 3। तो इसका जो एक्सेलेरेशन मिला वो क्या मिला, G/3। ये दोनों का G/3 है, ये ऊपर G/3 जा रहा है, ये नीचे G/3 जा रहा है।
बात समझ में आई होगी। अभी लिख नहीं रहे, आगे लिख देते हैं। अब यहां पर एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ma प्लस mb अपॉन ma प्लस mb, ma इंटू ए रखते हैं तो 2 इंटू ए रखा। मैंने इस वाली एक्सेलेरेशन को पॉजिटिव ले लिया है, तो ये इसकी विपरीत दिशा में है, तो एक्सेलेरेशन निगेटिव ले लेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो 2a। और अगला आ जाएगा एक्सेलेरेशन माइनस, तो -1 इंटू ए, 1 है मास, एक्सेलेरेशन निगेटिव ले लिया है क्योंकि डायरेक्शन उसका बदल गया है, ये घट गया, a/3 आ गया, और a की वैल्यू हमने निकाली थी g, तो g/3 इज द आंसर। इस तरह से देखिए कितने आराम से निकल आएगा, थोड़ा सिस्टम पकड़ लेना है बस। एक और इंटरेस्टिंग सवाल करेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मजा आएगा अगला सवाल करने का, क्योंकि थोड़ा सा वो मजेदार और है। इसको आपने नोट कर लिया होगा। अगला पकड़ते हैं, काफी इंटरेस्टिंग सवाल है ये। क्या हो रहा है इसमें? 2 particles A and B of mass 1 kilogram and 2 kilogram respectively are projected in the direction shown in the figure. ये A वाला ऊपर फेंका गया, B वाला नीचे फेंका गया, दोनों के बीच में डिस्टेंस 90 मीटर है। तो UA की स्पीड 200 है, ये देखिए, और UB की जो ऊपर से नीचे फेंका गया है वो 50 मीटर पर सेकेंड है। इनिशियली दे वर 90 मीटर अपार्ट, जो डायग्राम में दिख रहा है। फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय सेंटर ऑफ मास। मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या है कि मान लीजिए इनका सेंटर ऑफ मास कहीं पर कौन सा भारी है उसकी तरफ बना दें, 2 किलोग्राम बी है, तो कहीं पर यहां कहीं सेंटर ऑफ मास बना लेते हैं। ये सेंटर ऑफ मास है ना, तो जब ये दोनों बॉडीज पास आएंगी तो सेंटर ऑफ मास ऊपर जाएगा, क्योंकि भारी वाले की तरफ जाता है, भारी वाले की तरफ थोड़ा ज्यादा होता है, तो ये कम है, ये इसका मास ज्यादा है। तो आप जब ये बॉडी ऐसे पास आएंगी तो सेंटर ऑफ मास ऊपर खिसकेगा इन दोनों बॉडीज का। वो कितने ऊपर तक जाएगा ये आपको बताना है कि मैक्सिमम हाइट कितनी पकड़ने वाला है। Find the maximum height attained by the center of mass of the particle. Assume acceleration due to gravity constant और g की वैल्यू 10 लेनी है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इनिशियली सेंटर ऑफ मास कहां है ये पता करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इनिशियली फाइंडिंग सेंटर ऑफ मास पोजीशन, फाइंडिंग द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इनिशियली। उस समय जो फॉर्मूला हम लोगों ने पीछे सीखा है पिछले लेक्चर में, वही लगा देते हैं कि ये देखिए क्या हो गया, इससे डिस्टेंस हम आर, ये मान लो सेंटर ऑफ मास था, तो इससे डिस्टेंस हमने ले ली आर ए, ये डिस्टेंस हमारी हो गई आर बी। अब इस डिस्टेंस को निकालने का तरीका, आर ए कैसे होता था आपको याद होगा, मास ऑफ बी इंटू टोटल आर मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी। ये फॉर्मूला कहां से आया, क्या था, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था। नहीं देख सकते हैं वो लेक्चर, वरना यही समझ सकते हैं जो मैं बता रहा हूं। ये शॉर्टकट है, बहुत तेजी से निकालता है। एमबी की बात करें तो एमबी वहां पर था 2 किलोग्राम, टोटल आर था 90 और 2 प्लस 1, तो वैल्यू कितनी हो गई 2 इंटू 90/3, तो ये वैल्यू हो गई 60 मीटर। तो यहां से 60 मीटर, तो ऊपर से कितना 30 मीटर, क्योंकि भैया 90 तो टोटल है, 90 में से 60 घटा दो, तो आर ए अगर 60 है तो आर बी कितनी हो गई, दैट इज 30 मीटर। तो ये हमने इनिशियली जहां पर था सेंटर ऑफ मास वो निकाल लिया, बहुत सुंदर किया। अब एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, दोनों बॉडी पास आएंगी तो वो भी भागेगा ना, तो देखते हैं एक्सेलेरेशन क्या होगा। तो एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हम वैसे ही समझ रहे हैं कि इसको फेंका ऊपर, इसको फेंका नीचे, तो दोनों मिला के एक्सेलेरेशन क्या आएगा। तो मैं लिखता हूं, कलर को चेंज कर लेता हूं, ACM। तो ACM की वैल्यू क्या हो गई, हम जानते भी थे, अभी आपको समझाया था कि कोई भी कितनी भी नंबर ऑफ बॉडीज हो, अगर ओनली अंडर द इफेक्ट ऑफ
ग्रेविटी जी में जा रही हैं, तो सेंटर ऑफ मास पे भी नेट एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड लगता है, माइनस जी। तो वो निकाले बिना भी आप कर सकते हैं। आप समझ पा रहे हैं ना? फिर भी मैं निकाल रहा हूं उस लॉजिक को जो भी एक सवाल दो सवाल पहले किया था, उसको इस्तेमाल करेंगे। तो यहां हमको पता है कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन स्मॉल जी होगा और नीचे की तरफ होगा। निकालने की भी आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी आपके लिए इसका एक्सेलरेशन ऑफ ए क्या रहा? माइनस जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, या जी जे लिख सकते हैं। इसी तरह एक्सेलरेशन ऑफ बी क्या रहा? उस पर भी तो नीचे ही लग रहा है, माइनस जी जे कैप। ये मैंने समझाया था, फिर भी कर रहे हैं कि जिसे आप कंफर्टेबल हो जाएं। तो ये रहा मास ए माइनस जी जे प्लस मास ऑफ बी माइनस जी जे और एम ए प्लस एम बी, जैसे पिछले सवाल में किया था दो सवाल पहले। माइनस जी जे आपका कॉमन आ जाएगा, एम ए प्लस एम बी, ये देखिए यहां पर ऐसे आ गया, ये दोनों कट गया और ये माइनस जी जे आ गया। इसका माइनस जे होने का क्या मतलब है? कि एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो मैं इसी को अभी रहने देता हूं, इतना मतलब है हमारे लिए डाउनवर्ड। माइनस का मतलब इतना ही है। अब एक कदम और आगे चलते हैं और हम ये निकालते हैं कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या। फाइनल तो जीरो होगी मैक्सिमम हाइट जब पहुंचेगा। इनिशियल यूसीएम कितनी है? तो देखिए यूसीएम, कलर मैंने व्हाइट किया था लेकिन हुआ नहीं, तो थोड़ा अलग दिखेगा इसलिए। तो यूसीएम की बात अगर हम करें तो क्या लिखेंगे? एम ए इंटू यू ए प्लस एम बी इंटू यू बी। एक बहुत बढ़िया सवाल, एम ए प्लस एम बी। फॉर्मूले वैल्यू रख देते हैं। एम ए का मतलब था 1 किलोग्राम और इसका हमने वेलोसिटी दिया है 200, ए का ऊपर लिखा था, इसको 200 से फेंका था। ये पॉजिटिव डायरेक्शन ले रहे हैं, नीचे वाला निगेटिव ले लेंगे। तो ये दूसरा क्या रहा? एमबी कितना था? 2 किलोग्राम और इसका डायरेक्शन वेलोसिटी का नीचे की तरफ, तो -50 अपॉन 1 प्लस 2। सॉल्व करोगे तो ये -100, 200 में 100 घटा 100, 100 अपॉन 3, तो 100 अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड। और ये किधर है? अपवर्ड डायरेक्शन में। अपवर्ड, क्योंकि ये बड़ा था तो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब इसका हम सीधे फॉर्मूला लगा देंगे कि वेलोसिटी जब जीरो होती है तो कितना डिस्टेंस चले भाई साहब। तो लेट एच बी द हाइट attained by CM, maximum height attained by center of mass beyond 60 मीटर। भाई 60 मीटर पे तो था ही ना, उसके ऊपर कितना गया है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए सेंटर ऑफ मास के लिए, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, 2a और s की जगह h। देखिए कितने आराम से फॉर्मूला आप लगा पा रहे हैं। जब ये टॉप पर पहुंचेगा तो वेलोसिटी हो जाएगी 0 और u स्क्वायर की वैल्यू 100/3 निकाली है, इसका हो गया स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन ऑफ सीएम निकाला था -g नीचे की तरफ, तो ये रहा -10 और h हमें पता करना है। तो h कितना आ जाएगा यहां से जब कैलकुलेट करेंगे तो h विल 55.55 मीटर। अभी ये आंसर नहीं हुआ है, पूछा था टोटल हाइट कितनी गई है। तो मैक्सिमम हाइट क्या रही? मैक्सिमम हाइट फॉर सेंटर ऑफ मास पहले तो 60 थी ही और अब और 55.55 और चली गई, तो ये वैल्यू हो गई 115.55
मीटर। ये आंसर आया। तो ये देखिए इंटरेस्टिंग सवाल है लेकिन सरल है। अगर इन सब कॉन्सेप्ट्स को आप पकड़ लेंगे, नीट का एक सवाल फिजिक्स का गलत नहीं होगा। इट इज सिंपल। पहली बार पढ़ रहे हैं, थोड़ा दिमाग खर्चा होगा। रिवीजन जब करना शुरू, क्योंकि नीट में क्या होता है, मल्टीपल रिवीजन, 4-5 रिवीजन तो आपको करने ही होते हैं, वरना आप सिलेक्शन की उम्मीद कैसे करेंगे। तो ये चुटकियों में निकलने शुरू हो जाएंगे। पहली बार थोड़ा सा समझते चलेंगे, दूसरा स्पीड और बढ़ेगी, और तीसरा तो आप घोड़े पे सवार हो जाएंगे, बशर्ते कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आज भी न्यूमेरिकल फंसेंगे, कल भी न्यूमेरिकल फंसेंगे, परसों भी पढ़ेंगे, सारे न्यूमेरिकल का रट्टा नहीं मार पाएंगे। जैसा आप बायो या केमिस्ट्री की पॉसिबिलिटी बनती है, ज्यादा से ज्यादा याद कर लो। फिजिक्स में याद करना होता है लेकिन 20% याद करना है और 80% आपको दिमाग लड़ाना है। जबकि बायो और केमिस्ट्री में थोड़ा उल्टा हो सकता है, 80% याद करना है, 20% समझना है। तो ध्यान रखिएगा, समझेंगे तो न्यूमेरिकल धड़ाधड़ निकलने शुरू हो जाएंगे। इसको आप नोट कर लें, फिर हम लोग आगे की बात करेंगे। तो इसको मेरे ख्याल से आप नोट कर रहे होंगे, फिर हम लोग आगे लेके चलते हैं। नोट कर लिया होगा आपने, थोड़ा ऊपर कर देता हूं। और भी बड़े इंटरेस्टिंग सवाल हम लोग आगे करने वाले हैं, फंडे समझते हुए। तो ये आप नोट पूरा कर पाए होंगे। चाहिए आगे की बातचीत स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर देखिए अगली बीट, लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। सिस्टम पार्टिकल्स का लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं। तो हम ये जानते हैं कि P इज इक्वल टू P1 भाई, जो अलग अलग पार्टिकल होते हैं, जैसे ये इसका मास m1 है, वेलोसिटी इसकी v1 है, इसी तरह इसका m2 है, वेलोसिटी इसकी v2 है, एंड सो ऑन। तो इनका टोटल लीनियर मोमेंटम कैसे निकालते हो? ऐसे जोड़ी तो देते हैं। टोटल लीनियर मोमेंटम क्या रहा, m1 v1 प्लस m2 v2, और ये है क्या, दिस इज P1, दिस इज P2। तो जब भी आप टोटल लीनियर मोमेंटम निकालेंगे, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन कर देंगे। अब यहां P लिखिए, P1 को m1 v1 जैसे सिखाया और ऐसे लिखते हम चले गए। इससे क्या दिखाई पड़ा, इस P को हमने सेंटर ऑफ टोटल मोमेंटम है ना, और हम सेंटर ऑफ मास को कहते हैं कि ऐसा कुछ हिसाब है, वो पॉइंट है जहां पर सारा मास कंसंट्रेटेड माना जा सकता है। तो टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये किसकी कहानी बनाई, ये इसकी कहानी बनाई, और बाकी तो इधर लिखा ही गया है। तो ये देखिए हमारा कहानी इस तरीके से समझी जा सकती है और इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तो इसको दिमाग में रखिए, और इसी बात को कंक्लूड कर दिया गया है अगली स्लाइड में कि टोटल लीनियर मोमेंटम क्या होगा जब भी निकालना पड़े। तो P इज इक्वल टू टोटल मास को वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल लीनियर मोमेंटम आपका निकल आएगा। ये लीनियर है, रोटेशन में और भी मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम वगैरह की चर्चा करेंगे। तो thus the total momentum of a system particles is equal to the product of the total mass एंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये आसानी हो गई। और इस रिलेशन को भी याद रखिए कि ये मोमेंटम है और ये के काइनेटिक एनर्जी। इस पे भी सवाल कभी कभी टपकता है जो बहुत ही सरल होता है। P इज इक्वल टू अंडर रूट 2mk, बड़ी अच्छी बात। अब इसके आगे की कुछ चर्चाएं कर लेते हैं। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो कंजर्वेशन कैसे देखेंगे, बहुत ही, अगर हमारे पास कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो ये लीनियर मोमेंटम की बात क्या लिखी थी, P इज इक्वल टू m VCM, जानते हैं। अब इसी को आप डिफरेंशिएट कर दे विथ रिस्पेक्ट टू T, तो ये dP अपॉन dt हो गया, मास कांस्टेंट है बाहर आ गया, dVCM अपॉन dt हो गया। अब हमने क्या देखा है कि एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो हम इसको dP अपॉन dt क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स के बराबर। अगली स्लाइड में देख लेते हैं। यहां पर देखिए ये आ गया dP अपॉन dt m इंटू एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये देखिए dVCM अपॉन dt क्या होता है, एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और एक्सटर्नल फोर्स 0 था, तो ये F एक्सटर्नल है और F एक्सटर्नल 0 है। तो dP अपॉन dt कितनी वैल्यू हो गई बेटा, दिस इज 0। तो आप इससे क्या समझे कि मोमेंटम dP अपॉन dt 0 है, तो मोमेंटम आपका कंजर्व है, क्योंकि m इंटू ए क्या होता है, दिस इज एक्सटर्नल फोर्स,
और आपने कहा एक्सटर्नल फोर्स है जीरो, तो डीपी बाई डी की वैल्यू है जीरो। तो डीपी बाई डी जीरो है, तो इसका मतलब पी क्या है? कांस्टेंट है। यही बस आप कह रहे थे, पी इज इक्वल टू कांस्टेंट। यही तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है कि पी बदल ही नहीं रहा है। एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं लगाया, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहने वाला है। और इसी की बात हम और आगे लेके चलें, क्योंकि पी होता है एम इंटू वी सी एम, तो यहां से वी सी एम कॉन्स्टेंट भी आएगा, ये पहले भी देख चुके हैं। अगर शुरू में बॉडी रुकी है, सेंटर ऑफ मास का रुका है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो वो रुका रहेगा, और चल रहा है तो उसी स्पीड से स्ट्रेट लाइन मोशन करता रहेगा। तो यहां पर हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? सो वी कैन कंक्लूड दैट इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो, सिस्टम पर कई पार्टिकल है, उस पर जीरो नेट फोर्स है, तो द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट एंड हेंस सेंटर ऑफ मास विल मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। जो यहां पे देखा, एक कंक्लूजन है जो हमारे काम आएगा। और यहां पर आप देख पाए P इनिशियल की वैल्यू, P फाइनल, जब हमारा F एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा तब इफ भी लिख देते हैं, इसको ना भूलिएगा। अगर F एक्सटर्नल लग गया तो मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा, लेकिन F एक्सटर्नल नहीं है तो मोमेंटम कंजर्व है। आइए कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, बड़े प्यार से निकल जाएंगे, और आपको एक दो शॉर्टकट भी बताता हूं, भी मजा आ जाएगा। तो चलिए यहां क्या है, ए मैन ऑफ मास m1 इज स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म ऑफ मास m2। ये एक प्लेटफॉर्म है और इस पे एक बंदा ऐसे है और मैन का जो मास है वो भाई m1 है, और ये जो प्लेटफॉर्म है ये m2 मास का है, केप्ट ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे दोनों कहानी है। द मैन स्टार्ट्स मूविंग ऑन द प्लेटफॉर्म, ये चलना शुरू करता है वी आर वेलोसिटी से, और ये जो वी आर वेलोसिटी है रिलेटिव टू प्लेटफॉर्म है, दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, विथ रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, ये इसकी रिलेटिव वेलोसिटी है प्लेटफॉर्म के। फाइंड द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म, जब ये आगे बढ़ेगा तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये इधर खिसकेगा, यही वी निकालना है। और इस वी को निकालने का हिसाब क्या है, हम ग्राउंड पे खड़े हैं, सपोज करिए ये ऑब्जर्वर यहां है ग्राउंड पर, ये कौन है, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्व लिख देता हूं, ये बंदा यहां खड़ा है, तो ये देखना चाहता है कि वेलोसिटी, रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ दिस प्लेटफॉर्म कितनी होगी, ये समझते हैं। तो क्योंकि इस पूरी कहानी में अगर हम इस बंदे को और इस प्लेटफॉर्म को एक सिस्टम मान लें, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रहा है, तो उसी के ऊपर चल रहा है, तो दोनों आपस में खेल रहे हैं, तो F एक्सटर्नल इज जीरो। अगर F एक्सटर्नल जीरो है तो इसका मोमेंटम कंजर्व होगा। हियर F एक्सटर्नल इज जीरो, तो मोमेंटम P विल बी कंजर्व। आप बात समझ पाए होंगे, P कंजर्व रहने वाला है, तो दोनों का मोमेंटम निकालते हैं, ये राइट साइड जा रहा है, ये लेफ्ट, दोनों का जोड़ देते हैं उठा के। बस यहां ध्यान के रखना है हमको कि ये जो वेलोसिटी है विथ रिलेटिव टू प्लेटफॉर्म है, हमको इस ऑब्जर्वर यानी ग्रेविटी के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी विथ ग्रेविटी, वी आर माइनस वी, अगर इसकी वी है तो। कैसे निकाली वो भी बता देते हैं मैथमेटिकली, और आप ध्यान भी रख सकते हैं। तो आप अगर यहां लिखें कि वेलोसिटी ऑफ, ये मैन है, मैन विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ, या क्या बोलेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ लिख देते हैं, या एब्सोल्यूट वेलोसिटी। एब्सोल्यूट का मतलब वही है अर्थ की रेस्पेक्ट में, वो कितनी हो जाएगी, वी आर माइनस वी। अब आप सोचेंगे इसके कई तरीके से इसको समझ सकते हैं, ये इधर तो वेलोसिटी जुड़ी होगी, केवल आपकी ये निकालनी है तो वी आर में से वी घटा दो, या जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है
क्या पढ़ा था कि अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, ये हमको वी आर दी है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, वी एम माइनस वीपी। हमने पढ़ रखा है, ये रिलेटिव वेलोसिटी वाली कहानी है। अब यहां पर देखिए वीएमपी क्या है, दिस इज वी आर, और वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वीएम, और ये प्लेटफॉर्म की कितनी है, उल्टी डायरेक्शन में है, ये इधर जा रहा है तो ये इधर जा रहा है, दैट इज माइनस वी। तो ये हो गई वी आर इज इक्वल टू वी एम प्लस वी, यानी वीएम की वेलोसिटी कितनी हो गई, वी आर माइनस वी। ये कौन सी वेलोसिटी है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये वेलोसिटी है। तो आप जब यहां पर मोमेंटम कंजर्वेशन करेंगे तो इस रेफरेंस फ्रेम में हम बात कर रहे हैं, तो ये अर्थ ना लिख के ग्राउंड लिखिए, क्योंकि किताबों में और बातचीत में आपको ग्राउंड ही मिलेगा। तो मोमेंटम कंजर्व कर देते हैं, कंजर्व करने के आप इधर का मोमेंटम बराबर कर दीजिए, तो भी आप कर सकते हैं, या आप दोनों मोमेंटम को जोड़ के जीरो कर दीजिए। तो मैं इसमें जोड़ के जीरो कर रहा हूं, तो आप क्या लिखेंगे, पहले मोमेंटम जीरो था जब नहीं चल रहा था सिस्टम का, तो ये रहा शून्य। अभी कितना है, m1, इसकी वेलोसिटी कितनी है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वी आर माइनस वी। ये मोमेंटम इस तरफ मिला, और ये जो पटरा है, प्लेटफॉर्म है, ये इधर जा रहा है, तो इसका वेलोसिटी हो गया m2 माइनस वी। इसका रिजल्ट हो जाएगा जीरो, क्योंकि m2 इधर जा रहा है। तो इसका अब यहां निकाल लीजिए, जीरो इज इक्वल टू m1 वी आर माइनस v इंटू m1, या हम सीधे v, अच्छा इधर से निकालेंगे, माइनस m2 v। इन दोनों को इधर ले लीजिए, तो आपने ये v लिखा है, तो ये v हमने कॉमन लिया, m1 प्लस m2 आ गया, और यहां आया m1 vr। तो v कितना आ गया, m1 vr अपॉन m1 प्लस m2। और इसको आप याद भी कर सकते हैं, एक शॉर्टकट फॉर्मूला में बता भी दूंगा आपको। इस फॉर्मूले को, इसी को डायरेक्ट याद कर लीजिए आप। शॉर्टकट रहता है कि अगर ये रिलेटिव वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक या प्लेटफॉर्म इधर को है, तो आपकी ये रिकॉइल की वेलोसिटी क्या होगी, वो हो जाएगी v इज इक्वल टू m1 vr अपॉन m1 प्लस m2। इस रिजल्ट को डायरेक्टली याद कर लीजिए, कहां से आया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से आया। तो शॉर्ट ट्रिक बन जाएगी, फटाक से सवाल निकलेंगे, एक सवाल इसकी बेसिस पे निकाल के दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, दिस इज द आंसर जो हम लोग यहां पर कर पाए, इसको नोट करें, फिर हम लोग अगली बातचीत करेंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया होगा। एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए अगली जो बात हम लोग करने वाले हैं, फिर प्लैंक की कहानी है। इसको मैं दो मेथड से कराऊंगा, एक है बड़ा मेथड, एक है शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड पीछे वाले से इवॉल्व किया है, और बड़ा मेथड इसलिए करा रहे हैं जिससे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी भी आपको बन जाए। बात समझ में आ रही ना, तभी मजा ले पाएंगे आप फिजिक्स का, बिना समझे मजा नहीं आएगा। तो चलिए बातचीत को स्टार्ट करते हैं। ए वुडन प्लैंक ऑफ मास 20 किलोग्राम, ये जो प्लैंक है इसका जो मास है वो 10 केजी का है, इज रेस्टिंग ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर। ए मैन ऑफ मास 60 किलोग्राम, ये जो बंदा है ये 60 किलो का है, स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम वन एंड, ये इधर चलना, एक एंड से चलना शुरू करता है, टू दी प्लैंक टू दी अदर एंड, यहां से चलकर ये यहां पहुंच जाएगा इस एंड पर। द लेंथ ऑफ द प्लैंक इज 10 मीटर, ये 10 मीटर का प्लैंक है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक, ये प्लैंक कितना खिसक गया, क्योंकि ये इधर बढ़ेगा तो ये इधर बढ़ेगा, तभी इसका कंजर्व होगा मोमेंटम। तो इस कहानी में ओवर द फ्लोर व्हेन द मैन रीचेस द अदर एंड ऑफ द प्लैंक, जब ये बंदा यहां पहुंचेगा तो ये प्लैंक कितना खिसका है,
ये निकालना है। तो एक छोटे से मैं दो डायग्राम बनाता हूं, यही बनाता हूं और फिर आपको बताता हूं। जब शुरुआत थी, यहीं पे ले लेता हूं पहला डायग्राम। मैं एक यही कलर लेता हूं। यहां पर इस पॉइंट को, जहां पर इसने शुरुआत की है, इसको मैं x बराबर 0 डील करता हूं। जब ये एंड पर पहुंचा होगा तो ये जो तख्ता, ये क्या है, x बराबर 0। ये जो प्लैंक है, ये प्लैंक इधर निकल गया होगा। ये इधर चल रहा है तो प्लैंक इधर चलेगा। और ये बंदा कहां पहुंच गया है, ये पहुंच गया है इसके एंड पर, यहां पर ये पहुंच गया है। सपोज करिए कि ये प्लैंक कितना खिसका है, x। ये x बराबर 0 है। ये x बराबर 0 की सिचुएशन है। मैं लिख नहीं रहा हूं, ये ओरिजिन टाइप लिया हुआ है। ये पॉइंट x बराबर 0। और अब हम सवाल को, ये क्या है, फाइनल पोजीशन। पहले लंबा मेथड जिससे बात को और क्लियर हो, फिर शॉर्टकट। और ये थी आपकी इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन, मेरे ख्याल से आप बात को समझ पाए होंगे। इन दोनों ही दशाओं में सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से नहीं हिलेगा, क्योंकि F एक्सटर्नल 0 है। तो F एक्सटर्नल is 0 here. That means acceleration on center of mass will be 0. तो क्योंकि स्टार्टिंग में सेंटर ऑफ मास जहां था, रेस्ट पर था, तो वो अब भी वहीं मिलेगा। तो सेंटर ऑफ मास विल बी ऑन सेम पोजीशन। हम इतनी बात समझ गए। शुरू में सेंटर ऑफ मास कहां है, ये देख लेते हैं। और फिर हम लोग xi इसकी बात करें तो मैं xi इनिशियल सेंटर ऑफ मास और फाइनल सेंटर ऑफ मास को बराबर कर दूंगा। इस समय सेंटर ऑफ मास निकालने चल रहे हैं। ये बंदा है, ये प्लैंक है। तो कैसे आप सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, xi की बात करें तो ma इंटू ऐसे करके। फॉर्मूला क्या लिखूं मैं आपको याद दिलाने के लिए, ma x1 या ma और फिर mb XB अपॉन M1 प्लस MA प्लस MB। ये पोजीशन आती। तो XI की बात करेंगे तो बंदे का मास, और यहां से X से हम देख रहे हैं कितनी दूर है, वहीं पर था, तो डिस्टेंस हो गया 0। फिर प्लैंक 20 उसका मास, और इस प्लैंक का, ये प्लैंक है, इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, बीच में, जो यहां से 10 मीटर है तो 5 मीटर दूर। तो 20 इंटू 10/2 लिख देता हूं, क्योंकि ये प्लैंक का सेंटर ऑफ मास, क्योंकि यूनिफॉर्म प्लैंक है तो बीचों बीच मान के चल रहे हैं, अपॉन 60 प्लस 20 M1 प्लस M2। अब इस सिचुएशन में क्या रहा वो देख लेते हैं। तो यहां पर देखिए 60 लिखेंगे, और ये बंदा यहां पहुंच चुका है, तो वैल्यू कितनी हो गई, इस x से नापेंगे, x ये है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 10 माइनस x। तो इसको लिखेंगे 10 माइनस x, यहां से ले रहे हैं 0 से, और फिर प्लस 20 प्लैंक का, और प्लैंक का सेंटर ऑफ मास कहां है, ये जो सेंटर ऑफ मास था यहां, इससे ये x खसक गया है। तो जो 5 डिस्टेंस थी, ये अगर x खसका तो ये दूरी कितनी बचेगी, 5 माइनस x, 10/2 माइनस x। ये समझ में आई बात। अभी ये दूरी कितनी है, 5 है, 10/2 5 है। ये जब x इधर खिसक जाएगी तो ये 5 में ही से तो कम होगी, ये x खसक गई और सेंटर ऑफ मास को वहीं रहना है, तो 5 माइनस x या 10/2 माइनस x अपॉन 60 प्लस 20। अब ये देखिए ये दोनों तो निपट गए, यहां वैल्यू ये 0 हो गया, 5 इंटू ये आ गया 100। यहां कितना हो गया, यहां हो गया 600 माइनस 60x। ये 5 माइनस x है तो 20 पंचे 100 माइनस 20x। तो x की वैल्यू देखिए, ये 100 और 100 अगर सही कैलकुलेशन चल रहा है तो बराबर है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 600 अपॉन 80।
0 से 0 काटिए, 2 से काटेंगे तो 4 से कट जाएगा, 15/2 यानी 7.5 मीटर आपका आंसर है। यही तो हमारा एक्स था, कितना ये खिसका है। आप बात समझ पाए होंगे। अब इसका एक दूसरा, ये मेथड नंबर 1 था आपको पूरा समझाने के लिए कॉन्सेप्ट। अब इसी का एक शॉर्टकट मेथड लेते हैं हम लोग, जो तुरंत सवालों को कर देता है। तो यहां पर देखिए मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 जिसे आप शॉर्टकट बोल सकते हैं। हमने पीछे देखा था कि जब इंटरनल एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है तो वेलोसिटी ऑफ द प्लैंक निकाली थी। इस सवाल की बात कर रहे हैं, नहीं आप समझ ही नहीं पाएंगे किसकी बात कर रहे हैं। ये देखिए, ये सवाल में ये जो लिखा था, इसी को मैं वहां लिखना जा रहा हूं। तो ये देखिए v इज इक्वल टू, यहां पर फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चन या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का लॉजिक लगाते हुए, मैं दोबारा नहीं कंजर्वेशन दिखा रहा हूं वरना दोबारा वो सवाल करना पड़ जाएगा। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का ही लॉजिक लगाते हुए v इज इक्वल टू, आपने क्या लिखा था, m1 इंटू वी आर अपॉन m1 प्लस m2। वी आर क्या था, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक। अब यहां पर आप देखिए v को लिख सकते हो dx अपॉन dt, या इसको y बोल दो, इसकी वेलोसिटी को बोल दो dy बाई dt। ये डिस्प्लेसमेंट है। और यहां m1 को लिख सकते हो, इसको dr को dx अपॉन dt, m1 प्लस m2। और यहां से देखिए dt और dt गया उड़, तो ये क्या बचा, dy का मतलब y, कितना ये प्लैंक खिसका है। तो ये वैल्यू आ गई y इज इक्वल टू m1x अपॉन m1 प्लस m2। अब ये शॉर्टकट फॉर्मूला हो गया। ध्यान क्या रखना है, x हमारा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू प्लैंक, और y क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक ऑफ प्लैंक। अब इसको लगाओगे तो खट से सवाल हो जाएगा, जैसे मैं लगा के दिखा भी देता हूं आपको। देखिए हमें y निकालना था, प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट y निकालना था। ये जो बंदा था वो कितने किलोग्राम का था, 60 किलोग्राम का ये बंदा था। तो m1 हो गया 60, और डिस्प्लेस कितना, 10 मीटर लंबा प्लैंक था, 10 मीटर आगे गया। बंदे का मास और प्लैंक का मास, प्लैंक का कितना था, 20 किलोग्राम। और यहां पर देखिए आंसर आ गया, ये आपका है 600 अपॉन 80, यानी काटोगे 7.5 मीटर। एक आंसर एक झटके में आ गया। तो इसको आप पकड़ के रखिए, इतना करने ही नहीं पड़ा, लेकिन वो जानना समझना जरूरी है, वरना मैं भी क्यों बताता, मुझे भी तो मेहनत लग रही बताने में, जिससे आप गहराई से समझ सकें कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बदल नहीं रही है। तो मेरे ख्याल से इस शॉर्टकट को भी अपना लेंगे तो फटाफट सवाल आपका निकलेगा, ओरली निकलेगा, जिससे आप समझ पाएंगे। तो चलिए अगले सवाल को करते हैं, इसको आप देख लें, नोट कर लें। अभी हम लोग 2 सवाल और लगाएंगे जिससे पूरी क्लैरिटी आपको बन जाए। तो ये साहब आप इसको नोट कर लें। यहां पर मैंने दोनों मेथड बताए क्योंकि मेरे हिसाब से आपको दोनों मेथड जानने आवश्यक हैं। तो ये आप नोट कर चुके हैं। इसके ऊपर मैं करता हूं, यहां तक ले जाता हूं ये, और ये आप नोट कर पाए होंगे। चलिए नोट कर पाए होंगे, थोड़ा ऊपर और करूंगा, नीचे है भी वो, और चलो ऊपर, इस तरीके से। चलिए अगला सवाल बनाते हैं। देखिए वो भी काफी इंटरेस्टिंग सवाल है। तो अभी 2 या 3 सवाल हैं जो मैं करवाऊंगा, जिससे पूरा आप खतरनाक स्टडी कर लेंगे। तो ए ब्लॉक ऑफ मास m, ये देखिए ब्लॉक है, इसमें एक ग्रूव कटा है कह लीजिए, विथ ए सेमी सर्कुलर ट्रैक। ये सेमी सर्कुलर ट्रैक है, इसके अंदर दिख रहा है आपको, ऑफ रेडियस कैपिटल R,
यहां पर दिखाई पड़ रहा है, रेस्ट ऑन ए स्मूथ फ्लोर, ये स्मूथ फ्लोर पे है, ए स्फेयर ऑफ मास m, ये गोला m मास का है, एंड रेडियस स्मॉल r इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, यहां से छोड़ा जाता है, फ्रॉम ए का ये पॉइंट, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ स्फेयर एंड ट्रैक, इसकी वेलोसिटी और ट्रैक की वेलोसिटी पता करनी है, व्हेन द स्फेयर रीचेस एट b, जब ये गोला यहां पहुंच जाएगा उस समय इसकी वेलोसिटी मान लीजिए v1 होगी, ये इधर भागेगा, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करने के लिए ये इधर भागेगा, क्योंकि दोनों फोर्सेस इंटरनल है, बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, अगर इन पीछे वाला हिलेगा नहीं तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होएगा नहीं। ठीक, तो चलिए इसकी बात समझते हैं। ये आप समझ गए, हमें ये यहां पर v1 v2 निकालना है कि जिस समय ये यहां पहुंचा है उसके लिए v1 v2 क्या होगा। यहां पर देखिए इसका डिस्टेंस r था, तो यहां से यहां तक की हाइट कितनी रही, इस समय अब r माइनस r है, इसकी हाइट का जिक्र कर रहे हैं यहां से यहां तक। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा देते हैं, या कंजर्वेशन ऑफ, हाँ मोमेंटम ही लगा दीजिए, और एनर्जी कंजर्वेशन भी लगाना पड़ेगा, तो मैं यहां लिख देता हूं बाई मोमेंटम कंजर्वेशन, क्योंकि यहां पर एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, तो ये जा रहा है m इंटू वी1 उधर, और ये जा रहा है कैपिटल M इंटू वी2 इधर, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, कंजर्वेशन लग गया। अब हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, तो अप्लाइंग एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि दो अननोन है, एक इक्वेशन तो आएगा नहीं, बिटवीन ए एंड बी, इस पॉइंट ए और इस पॉइंट ई पर एनर्जी को कंजर्व करेंगे। तो यहां पर जब शुरू में था तो कितनी हाइट थी, mgs थी केवल, तो ये देखिए हाइट आप निकालोगे, इस पोजीशन से हाइट निकालोगे, ये हाइट, तो ये हाइट इसकी कितनी रहेगी, पूरी देखिए r है, तो ये r माइनस r रहेगी, तो ये हाइट इस गोले की क्या हो गई, r माइनस r, तो आप लगा देंगे mg r माइनस r। हाइट आपने कैसे लिया आप समझ पाए होंगे, ऐसी उम्मीद कर रहे हैं। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी थी ना, तो कितना हाइट था, टोटल हाइट कैपिटल R था, और स्मॉल r इसका तो कैपिटल R में से स्मॉल r हमने घटा दिया है, तो ये हाइट आपकी जो रही, जितनी हाइट नीचे आया है वो हाइट कितना आया है, mg r माइनस r, और इज इक्वल टू, इस समय काइनेटिक एनर्जी है तो हाफ mv1 स्क्वायर और हाफ कैपिटल M v2 स्क्वायर। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हमारा इक्वेशन नंबर 2 बना। अब यहां से हम वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो v2 निकाल लो यहां पर, m अपॉन mv1 अपॉन कैपिटल M, ये कैपिटल M है, तो ये रहा आपका mg r माइनस r, हाफ ये mm काट अभी नहीं कटेगा, ये छोटा बड़ा m है ना, और ये रहा हाफ कैपिटल M, और v2 का मतलब हो गया m v1 अपॉन कैपिटल M का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे, आफ्टर सॉल्विंग, वो आप आराम से कर सकते हैं, तो हमें वेलोसिटी कितनी मिल जाएगी, v1 की वेलोसिटी मिलेगी अंडर रूट 2mg r माइनस r अपॉन m प्लस m, ये v1 है यानी उस ब्लॉक की है, और v2 की जो वेलोसिटी मिलेगी वो मिलेगी अंडर रूट से पहले m बाई कैपिटल M अंडर रूट 2mg r माइनस r अपॉन m प्लस m। ये आपको यहां से दोनों आंसर मिल जाएंगे। इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको v1 मिल जाएगा, v1 की वैल्यू यहां डालेंगे तो v2 मिल जाएगा। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, पूरी क्लैरिटी आपको उम्मीद है दिख पा रही होगी।
चलिए आगे की तरफ चलेंगे, इसको आपने सॉल्व कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, जो कि काफी इजी है। क्या बोलते हैं, देखिए इसमें, ए डिस्क ऑफ मास 100 किलोग्राम इज केप्ट फ्लोटिंग हॉरिजॉन्टली। यहां पर एक डिस्क है जो इस तरीके से फ्लोट कर रही है इन एयर बाय फायरिंग बुलेट्स ईच ऑफ मास 5 ग्राम विद द सेम वेलोसिटी एट द रेट ऑफ 10 बुलेट्स पर सेकेंड। 10 बुलेट पर सेकेंड। द बुलेट रिबाउंड्स विद द सेम स्पीड। यहां से आप बुलेट मार रहे हैं, सपोज करिए ये गोली जाती है और ऐसे ही रिबाउंड कर जाती है, और ये डिस्क हवा में लटकी हुई है विद द सेम स्पीड। जिस स्पीड से ये मान लीजिए यू स्पीड से या वी स्पीड से जाती है, तो वी से ही लौट आती है। इन अपोजिट डायरेक्शन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ईच बुलेट एट द टाइम ऑफ इंपैक्ट। जिस समय ये लड़ रहा है, यहां पर लगा रहा है, उस समय बुलेट का स्पीड क्या है। तो अब इसको पूरा एक सिस्टम अगर हम मान लें, तो या सीधे ही आप फोर्स का हिसाब बना लीजिए, तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल मोमेंटम ऑफ बुलेट्स। ये किसके बराबर है, वेट ऑफ डिस्क के। फोर्स होता है ना, रेट ऑफ जो मोमेंटम क्या होता है, एक फोर्स होता है। तो ये फोर्स वेट ऑफ डिस्क, जो इसका वेट mg काम कर रहा होगा, इसी को ये फोर्स बैलेंस करने का काम करेगा, और ये क्या होगा, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अब यहां पर देखिए, कोई भी वेलोसिटी अगर v जा रही है और इसी वेलोसिटी से अगर रिबाउंड कर गया और मास ऑफ बुलेट m डैश है, तो चेंज इन मोमेंटम कितना होता है, 2m-v। पहले जा रहा था इधर, फिर जा रहा है इधर, तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया, 2mv। आप यहां से निकाल सकते हैं, v इधर ले लीजिए, पहले उल्टी डायरेक्शन, तो माइनस करके निकालेंगे। ये समझते हैं ना, उम्मीद है समझ रहे होंगे। तो जैसे इधर जा रहा है वेलोसिटी v है, फिर जा रहा है वेलोसिटी ये है, तो v2 अगर इसको निगेटिव भी ले लो तो v2 माइनस v1, और ये वेलोसिटी माइनस v है, ये सॉरी v2 माइनस, इसको प्लस ले लिया है ऐसे, तो माइनस 2v हो गया चेंज इन वेलोसिटी। माइनस साइन बता रहा है कि मोमेंटम का चेंज होने का, वेलोसिटी का चेंज होने का डायरेक्शन क्या है, बस। तो बेटा इसके बाद यहां मैं लिखता हूं कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इन बुलेट्स टोटल कितनी हुई। एक में चेंज हो रहा था 2m-v, एक बुलेट में, एक सेकंड में 10 बुलेट चलाई है, तो टोटल चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, इंटू n। और ये किसको बैलेंस कर रहा है, मास इंटू वेट को, मतलब। अब देखिए आगे चलते हैं और n की वैल्यू निकालते हैं, विच इज mg अपॉन 2m- इंटू n। तो m लिख दिया हमने 100 ग्राम, और ये तो ग्राम वाला g है, 100 ही लिख देते हैं जिसे आप गड़बड़ाएं ना, और g की वैल्यू 980 रख देते हैं ग्राम, 9.8। और यहां पर आ जाएगा कितना, 2 इंटू m- का मतलब 5 ग्राम, इंटू नंबर ऑफ बुलेट्स कितनी रही, 10, तो 50 इंटू 100। तो यहां पर जो वैल्यू आ रही है, ये देखिए 100 कट गई, और यहां पर वैल्यू आ गई 9.80 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर आ जाएगा। इतना अगर आप, जो n नहीं है ये v है, यानी जो वेलोसिटी ऑफ बुलेट है वो 9.80 मीटर पर सेकेंड होगी जब आप मार रहे होंगे, तो वो जो डिस्क है वो संभली रहेगी, नीचे नहीं गिरेगी। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन आगे करेंगे। तो ये आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को पकड़ने की कोशिश करते हैं, आइए। तो बेटा इस क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा है प्लैंक ऑफ मास 5 किलोग्राम। ये प्लैंक 5 किलोग्राम का है। इस प्लेस्ड ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन, जिसपे प्लेस है वो फ्रिक्शनलेस है, एज शोन इन द फिगर। फर्दर ए ब्लॉक ऑफ मास 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम मास का ऊपर रखा हुआ है,
ओवर द प्लैंक ए मासलेस स्प्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ 2 मीटर इज फिक्स्ड। ये एक नेचुरल लेंथ है 2 मीटर, इसको फिक्स कर दिया है टू द प्लैंक बाय इट्स वन एंड, ठीक है। द अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय द ब्लॉक बाय हाफ ऑफ द स्प्रिंग नेचुरल लेंथ। यहां से हमने इसको 2 मीटर की थी तो 1 मीटर प्रेस कर दिया है, आधी ना, 1 मीटर प्रेस किया है। तो जो हम प्रेस करेंगे एनर्जी कंजर्व हो गई स्प्रिंग में हाफ के एक्स स्क्वायर, और जब इसको छोड़ेंगे तो ये वापस ऐसे आएगा, ये इधर भागेगा तो प्लैंक पीछे भागेगा। द सिस्टम इज नाउ रिलीज फ्रॉम द रेस्ट। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द प्लैंक व्हेन ब्लॉक लीव्स द प्लैंक? द स्टिफनेस कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट जो है 100 न्यूटन पर मीटर दे रखा है। तो ये सिचुएशन तब की है जब ये प्लैंक छोड़ रहा होगा इस ब्लॉक को, तो ये ब्लॉक ऐसे रहेगा और प्लैंक आपका ऐसे सिचुएशन में जा चुका होगा छोड़ने। उस समय की जो वेलोसिटी है वो हम मान लेते हैं कि इसकी है, समझ लीजिए u, और इसकी हो गई इस समय v, और u v हमको निकालना है। ये सारे फोर्सेस इंटरनल फोर्सेस है, तो यहां पर कोई भी मतलब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा और एनर्जी कंजर्वेशन तो लगेगा ही। तो बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि ये जो पूरी कहानी घटी है ये स्प्रिंग को कंप्रेस करने के बाद ही कांड हुआ है, यानी हाफ के एक्स स्क्वायर ये स्प्रिंग एनर्जी होती है। आपको पता होगा, नहीं पता तो पकड़ के रखें, पहले के लेक्चर देख सकते हैं। हाफ एम यू स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, ये जो काइनेटिक एनर्जी दोनों में आई है ये उसी एनर्जी से हमारी आई है। आगे इसको सॉल्व कर लीजिए तो देखिए वैल्यू क्या मिलती है। तो हाफ लिख दीजिए, के की जगह 100 और x की जगह 1, x 1 है क्योंकि 2 मीटर की थी, 1 मीटर आपने प्रेस किया है इसको, इज इक्वल टू हाफ, मास है 1 किलोग्राम, u हमको पता नहीं है, हाफ बड़े वाले का मास है 5 किलोग्राम, v हमको पता नहीं है। अब आप ये हाफ 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 तो उड़ गया, ये हो गया 100 इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 5v स्क्वायर। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। यू वी दो वेरिएबल निकालने तो एक इक्वेशन से काम नहीं होगा। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस थे सारे, इसलिए यहां कंजर्वेशन, तो बाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से क्या रहा, एम यू प्लस एम वी। पहले भी जो मोमेंटम था शून्य था जब कुछ नहीं हुआ था, और बाद में भी 0 रहना चाहिए। अब यहां पर वैल्यू रख देते हैं, एम की वैल्यू कितनी थी, 1 किलोग्राम प्लस 5 इंटू वी, तो इससे क्या दिखा, u इज इक्वल टू माइनस 5v। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। साफ मतलब है u इधर जा रहा है तो v इसकी अपोजिट डायरेक्शन में, ये चीज ये बता रहा है। बड़ी अच्छी बात। अब यहां पर इन दो इक्वेशन को सॉल्व करो, आंसर ले जाओ। अब मैं यहां पर इस u को इसमें पुट कर दीजिए आप, तो ये वैल्यू कितनी बनी, 100 इज इक्वल टू माइनस 5v का होल स्क्वायर प्लस 5v स्क्वायर, 10v स्क्वायर हो गया, 10 नहीं हो गया, 25 5 30, 30v स्क्वायर हो गया बराबर 100। तो v की वैल्यू कितनी हो गई, 10/3 मीटर पर सेकेंड। और शायद इसी की पूछी थी, एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं कि लिखा है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द प्लैंक, प्लैंक की ही वेलोसिटी है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द प्लैंक, दिस इज द आंसर। बात खत्म हो जाती है। तो देखिए इंटरेस्टिंग सवाल है, लेकिन घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल 2 फंडे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और दूसरा क्या लगा उसके पहले वाला, एनर्जी कंजर्वेशन। इसको इस मामले से भी आप कर सकते हैं, करेंगे ही इस मामले से, और देखिए झट से सवाल निकल आएगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए
मेरे ख्याल से आप नोट कर पाए होंगे। थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूं इसको, ये, और आप यहां तक नोट कर पाए होंगे। तो आपने देखा, अगर आप चाहते हैं कि इजी फिजिक्स का इजी एक्सप्लेनेशन आपको मिले, कॉन्सेप्ट समझ जाएं और न्यूमेरिकल निकलने लगे, तो झट से अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये टॉप क्वालिटी कंटेंट है। आप कहीं किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, ये वीडियो देख के कंपेयर कीजिए कि आपके क्लास में जो आपको पढ़ाया जा रहा है, क्या इतनी डेप्थ और इजी भाषा में पढ़ाया जा रहा है, तरह तरह के न्यूमेरिकल लगा के, कि आप न्यूमेरिकल लगाना शुरू करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया वीडियो तो लाइक और शेयर कीजिए, और अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां इसका पीडीएफ अपलोड हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।